मेरे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज आता है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के। जब भी मेरी फैमिली के पास मैसेज पहुंच चुका है, इसका मतलब ये आपकी फैमिली के पास भी पहुंच चुका है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के मैं आपको 4 सॉल्यूशन देना चाहता हूं। शुरुआत के 3 सॉल्यूशन आप सुनिएगा, लेकिन चौथा सॉल्यूशन ही असली सॉल्यूशन है, जो इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने वीडियो अपनी फैमिली के लिए बनाया, और आप मेरी फैमिली है और अपनी फैमिली को जरूर दिखाइएगा। मैं चाहता तो यहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकता था बहुत आसानी से, लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यार एक तो बहुत एफर्ट जाएंगे और सिर्फ मैं 10 लोगों को एजुकेट करूंगा और ये शेयर भी नहीं होने वाला इतना ज्यादा, जो मेरी वीडियो शेयर हो जाएंगे। लेकिन यहां पर आप देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। जो मुझे दिक्कत लगी वही इसमें वीडियो बताऊंगा। पहले बताया गया है रिलीजियस वर्कशिप एक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और बाकायदा ये बताया जा रहा है कि इसमें ऐसे क्लॉजेस हैं जिसको असदुद्दीन ओवैसी साहब जानबूझ करके बड़ी चालाकी से छिपा रहे हैं। और ज्ञानवापी जो मस्जिद है ये इस एक्ट के अंदर नहीं आती है, सारी बातें इन्होंने इसमें बता दी है। और पुरातत्व विभाग की बात इसमें की है, मतलब कुछ 80% बातें इसमें ठीक है, लेकिन 20% जो बातें हैं उसको एग्जैजरेट किया गया है, उसको कुछ इस तरह से बताने की कोशिश की गई है कि जैसे कि बिल्कुल सही और तथ्यात्मक बात हो, लेकिन नहीं। इसमें क्लॉज की बात हुई है तो उस क्लॉज के बारे में बताऊंगा। इसमें सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं है, ये प्रोवोक करने वाली बात है, वो प्रोवोक वाली बात चल रही है इसके अंदर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन क्या है। और बिना सोसाइटी में किसी भी तरह का हुड़दंग मचाए और शांत तरीके से हम इसको कैसे सुलझा सकते हैं, इस वीडियो में देखिए मेरे साथ। ज्ञानवापी मस्जिद पर जारी अदालती कार्रवाई के बीच मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि पूजा स्थल कानून के रहते ऐसे कदम उठाना गैर कानूनी है। उधर हिंदू पक्ष ऐसा नहीं मानता और इस कानून की वैधता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि इस व्हाट्सएप पर मैंने आपको साफ तौर पर दिखा दिया है। ये पूजा स्थल कानून की धाराओं का आपको बताया जा रहा है। चलो मैं आपको बताता हूं कि पूजा स्थल कानून की धारा 4 की उपधारा 1 यानी कि क्लॉज 1 क्या कहता है। इस पर लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 के वक्त जो भी धार्मिक स्थान जिस स्थिति में है उसके बाद वैसी ही स्थिति में रहे, उसकी कैरेक्टर या फिर स्वभाव को ना बदलें। इस कानून की धारा 5 में भी यह भी लिखा है कि यह कानून राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले पर सुनवाई पर लागू नहीं होने जा रहा है, और ये 1991 में कानून बनाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कानून में आगे कहा गया है कि अगर किसी भी धार्मिक जगह को कैरेक्टर या फिर उसके स्वभाव को बदलने की कोशिश की जाती है कि जो 15 अगस्त 1947 के बाद बदला हो या बदल दिया गया हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप इस कानून के होने के बावजूद मुकदमा दायर कर सकते हैं। हालांकि अदालत के विवेक पर रहेगा, वही फैसला करेगा कि क्या यह उस धार्मिक जगह का कैरेक्टर या स्वभाव 15 अगस्त 1947 के बाद बदला है या फिर नहीं बदला है। अगर दावा किया जा रहा है कि कोई धार्मिक स्थल तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो वहां पर भी एक कानून लगता है, वहां पर भी एक ऐतिहासिक महत्व की स्मारक है, तो पुरातत्व संबंधी जगह है या फिर वो प्राचीन स्मारक है या फिर पुरातत्व स्थलीय है और अवशेष कानून 1958 के तहत आता है, तो इसमें वैसे भी संरक्षण मिल जाता है। इसमें उस पुरातत्व की बात की गई थी, यानी कि बातें बिल्कुल ठीक है, 80% 20% थोड़ी एग्जैजरेट की हुई है। इस कानून में अगर देखेंगे धारा 4 में लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जिस किसी धार्मिक स्थल का जो भी स्वभाव या फिर कैरेक्टर था, उसके बाद वो वही रहेगा। धारा 4 में यह भी लिखा है कि अगर कानून के लागू होने के वक्त किसी भी अदालत में 15 अगस्त 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थान के कैरेक्टर या स्वभाव को बदलने को लेकर के कोई मुकदमा, अपील या फिर कोई कार्रवाई अदालत में लंबित है, तो वह अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। यह तो बात हो गई सारे क्लॉजेस की और समझदारी की। अब यहाँ पर एक सवाल उठा सकते हैं कि अगर ये साबित हो जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के एक हिस्से में शिवलिंग है, तो क्या कोई अदालती आदेश हिंदुओं को वहां पूजा जारी रखने के लिए कह सकती है? अब कानून के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि धारा 4 यह भी कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थान को जो कैरेक्टर है वही जारी रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, कानून यही कहता है। फिर भी व्हाट्सएप पर बहुत सारी बात कही जाती है कि यह इस कानून के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये बदलाव किए जा सकते हैं। अब ठीक है, अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो क्या हम कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, बिना दंगे हुए सॉल्यूशंस की बात करेंगे, है ना, शोर शराबा ना हो। वर्कशिप एक्ट 1991 के दायरे से अगर ये बाहर आता भी है और यहाँ पर मस्जिद आता है और इसमें कुछ जरूरी चेंजेस भी करने पड़ते हैं, तो आखिर सॉल्यूशंस हैं। तो आखिर सॉल्यूशंस क्या है, उन सॉल्यूशन की बात मैं आपको बता देता हूँ। पहला, या तो एक काम कीजिए, 1991 में संसद में जो कानून पारित किया गया था उसी का पालन करें बड़े निष्ठा के साथ। जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह कानून संसद में बनवाया था, तो कांग्रेस उस कानून को जोरदार ढंग से दोहरा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो एंटी हिंदू का टैग लगा हुआ है, फिर दोबारा से चस्पा हो जाएगा, वो नहीं करेगी। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, बीजेपी इस कानून को रद्द करा दे, और करवा भी सकती है। क्यों करवा सकती है? क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी है।
बाकी के दल साथ देंगे एनडीए के अंदर से, बीजेपी तो है नहीं, पूर्ण बहुमत तो वैसे भी है, लेकिन रीजनल पार्टी फिर भी साथ देंगी क्योंकि सबको लालच है वोट बैंक का। फिर 10 साल तक ऐसे हजारों मंदिरों को आपको तलाशना पड़ेगा, जो मंदिरों को तोड़ करके बनवाई गई मस्जिदें हैं उनको तोड़िए। सवाल यहाँ पर यह है, क्या इन मस्जिदों को तोड़ने का जिम्मा ये सरकार लेगी? और अगर लेती भी है, और इस कैंपेन में क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को सरकार बर्दाश्त कर पाएगी? बहुत समस्या है इंटरनेशनल लेवल पे। अब क्या कहेंगे? तीसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि भारत के सारे मुसलमान उन सभी मस्जिदों का बहिष्कार कर दें और हिंदुओं को सौंप दें। क्या संभव लगता है आपको? ये दलील कितनी संभव लगती है? अब आप कहेंगे तीनों बात तो हमें समझ में आ नहीं, हो ही नहीं सकता। चौथी बात, 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचे के ढह जाने के बाद 63 एकड़ जमीन उसके आसपास नरसिम्हा राव की सरकार ने अधिग्रहित की थी। उस स्थान पर भव्य राम का मंदिर तो बना ही था, उसके साथ साथ वहां पर दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का संयुक्त धर्म स्थल भी बनना था। इसी काम को अब देश के स्थानों पर बड़े पैमाने पर आप सबके सहयोग से प्रेम पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। चौथा सॉल्यूशन ये कहता है, न दंगे न फसाद, कुछ भी नहीं। इस तरह से बात हो सकती है। ये बातें तमाम पत्रकार कह रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। कुछ समझ में आया तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मैसेज मेरे पास पहुंच चुका है। लोगों को प्रोवोक नहीं करना है, उनको सिर्फ एजुकेट करना है। मेरी और आपकी साझा जिम्मेदारी है। इस वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप लेना बिल्कुल मत भूलेगा। आप सपोर्ट करते हैं तभी हम एक कदम आगे बढ़ पाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।